हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो ये आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जी, सीए इंटर के लिए। इसमें मैं और एनी मैम आपको सीए इंटर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। प्लस मैं अपना थोड़ा सब्जेक्ट की बात करूंगा, मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा, इंटर की इंट्रोडक्शन दूंगा, और थोड़े थोड़े हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर हम दोनों देंगे। ठीक है जी। तो शुरुआत हम मेरे से करते हैं जी। मैं हूँ सीए मानस अरोड़ा। मैंने अपना सीए फाइनल मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बारी। क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एवरीवन, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस सर। सर। ओके जी। तो हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा। मैंने सीए फाइनल अपना मई 23 में क्लियर किया था विद ऑल इंडिया रैंक 47। मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट नवंबर 19 में क्लियर किया था, और सीए फाउंडेशन नवंबर 18 में क्लियर किया था विद ऑल इंडिया रैंक 44। ठीक है जी। और मैंने सीए बनने के बाद 2 साल एचएसबीसी में वर्क किया है एज अ ग्लोबल रिलेशनशिप मैनेजर। वहां पर मैं मुंबई में था 2 साल, और उसके बाद फिर मैं इनटू ट्रांजिट कर गया इनटू अ टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है जी। उससे पहले मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करी है अपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड से, जो आपकी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। मैंने वहां से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करी है। और मैंने जो अपनी आर्टिकलशिप करी है वो मैंने एक लुधियाना की एक सीए फॉर्म से करी है। ठीक है जी। और मैं आरएमएस पे एडवांस अकाउंट्स और एफएम का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। एडवांस अकाउंट आपके फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट सब्जेक्ट है। आप इंटर का जो फर्स्ट पेपर दोगे वो एडवांस अकाउंट्स होगा। और जो एफएम है वो लास्ट पेपर है आपका। एफएम और एसएम एक मिलकर एक सब्जेक्ट बनता है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट मैं लेता हूँ, और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है वो शौर्यम सर लेते हैं, जो कि ऑडिट भी पढ़ाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको इंटरमीडिएट की बात करूं, जो एडवांस अकाउंट्स है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, और जो फर्स्ट पेपर है, तो अगर आपका इंटरमीडिएट का शुरुआती पेपर ही अच्छा चला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक मोमेंटम बना देता है आपके बाकी सारे सब्जेक्ट, बाकी सारे पेपर्स के लिए। अब अगर मैं अपनी बात करूं, अभी आपका फाउंडेशन आपने Jan 26 में दिया है, और आपका रिजल्ट अभी एक्सपेक्टेड है 5 to 6 मार्च को, शायद वो आ जाएगा रिजल्ट आपका। ठीक है जी। आज ही मैं सीसीएम का पोस्ट देख रहा था। तो फाउंडेशन आपने अभी एग्जाम दे दिया है, और जो ये टाइम है ये आपका गोल्डन टाइम है जिसको आपको यूटिलाइज करना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जब अपना फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक था, मैंने ये दिया था November 18 में। ठीक है जी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 8 8 ईयर होने वाले हैं इसको। November 18 में मैंने ये एग्जाम अपना दिया था। हमारे टाइम पर फाउंडेशन का जो रिजल्ट आता होता था, जो पासिंग परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने क्लियर किया था तब पासिंग परसेंटेज थी 32%। और आज अगर आपने प्रीवियस ट्रेंड्स देखे होंगे तो ये पासिंग परसेंटेज कम होकर रह गई है सिर्फ और सिर्फ 14 to 15। इवन अगर मैं बोलूँ 13% to 14% ही रह गई है। हमारे टाइम पर 32% की पासिंग परसेंटेज थी, आपके टाइम पर सिर्फ 13 to 14% ही रह गई है। जब मैंने फाउंडेशन क्लियर किया था तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर इंसान ही फाउंडेशन क्लियर कर लेता होता था। बट अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फिल्टर लगा दिया है फाउंडेशन लेवल पर ही, कि भाई सीए की जर्नी में वो ही एंटर करे जो कि थोड़ा सा इसको फाउंडेशन लेवल से ही टैकल कर सके। एक फिल्टर आपका फाउंडेशन पर लग गया है, और दूसरा फिल्टर आपका इंटरमीडिएट पे भी लग गया है। सिर्फ ये नहीं है कि फाउंडेशन पर ही फिल्टर लगा है, इंटर में भी फिल्टर लग गया है। इवन दो जब मैंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था तब 8 पेपर होते थे, हमारे टोटल 8 सब्जेक्ट होते थे बोथ ग्रुप्स में। अब सब्जेक्ट्स कम होकर सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स ही रह गए हैं। तो इवन दो कि चाहे सब्जेक्ट्स की अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी कम हुई है, बट क्वालिटी और टफनेस थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा दी है, थोड़ा सा इन्होंने लेवल उसको अप कर दिया है। तो इंटर का लेवल भी इन्होंने अप कर दिया है, और फाउंडेशन का लेवल भी आईसीआई ने आपका थोड़ा सा अप कर दिया है। अब बात करें फाइनल की, अगर आपने फाइनल को देखा होगा, जब मैंने अपना फाइनल क्लियर किया था May 23 में, तब फाइनल का रिजल्ट आ रहा था। तब जब मैंने क्लियर किया था तब सिर्फ 8% रिजल्ट था बोथ ग्रुप का।
दोनों ग्रुप में सिर्फ 8% रिजल्ट था। वर्सेस अगर मैं आज बात करूं आपके फाइनल के बोथ ग्रुप के रिजल्ट की, तो ये 15% तक टच कर जाता है। और सिंगल सिंगल ग्रुप में तो ये 21 to 22% तक भी चला जाता है फाइनल का रिजल्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया है। जब मैं सीए कर रहा था तो फाउंडेशन इजी थी, इंटर की जो टफनेस थी वो तो थी, और फाइनल तो बहुत ही टफ मानी जाती थी, मतलब पास करना फाइनल को बहुत मुश्किल हो गया था। अब ट्रेंड रिवर्स हो गया, अब फिल्टर लगना शुरू हो गया है फाउंडेशन पर ही, और सेकंड फिल्टर लगना शुरू हो गया है आपका इंटर में। और फाइनल में इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने आपकी सीए कोर्स से एंट्री, आपकी एग्जिट बहुत इजी कर दिया है, मतलब थोड़ी स्मूथ कर दिया है, कि जो बच्चा इंटर पास कर रहा है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सीए बन ही रहा है, ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है। बट इंटर पास करना, उससे पहले फाउंडेशन पास करना, इन्होंने ये इसको एज अ चैलेंज बना दिया है। तो ये एक रिवर्स ट्रेंड है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब इस रिवर्स ट्रेंड के लिए हमको करना क्या है। अब देखो जी, इस रिवर्स ट्रेंड के लिए हमने फाउंडेशन का पेपर दे दिया हुआ है, फाउंडेशन का हमने एग्जाम दे दिया है, और हम फाउंडेशन में से बिल्कुल हम निकल ही रहे हैं। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि हम निकल रहे हैं फाउंडेशन में से। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी निकल जाएं, हो सकता है वो कुछ 1-2 महीने के बाद निकल जाएं, बट फाउंडेशन तो निकल ही रहा है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। बट बात अब आ जाती है जी इंटरमीडिएट की, कि इंटर में हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे हमको इसको आगे बढ़ना चाहिए। देखो फाउंडेशन जब आप लोगों ने किया था, अब फाउंडेशन क्या था कि इसका थोड़ा सा रेप्लिका था ऑफ प्लस 2। रेप्लिका किस सेंस में था, ये आपके जो सब्जेक्ट्स थे, चाहे इकोनॉमिक्स था, चाहे अकाउंट था, और चाहे आपका मैथ्स था, ये सारा का सारा मोस्ट ऑफ द थिंग आपके प्लस 2 से कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। आपके कंसेप्ट प्लस 2 वाले थे, बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, जो चेकिंग का तरीका था, जो एग्जाम का तरीका था, वो सीए वाला था। आपके 4 सब्जेक्ट से आपके लिए सिर्फ लॉ ही न्यू सब्जेक्ट था, बाकी 3 सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं 80% तो आपका पुराने वाला ही चल रहा था, जो आपने प्लस 2 में चीजें पढ़ी हैं। बट फिर भी आपको फाउंडेशन में उन्होंने इसको क्यों पढ़ाया गया, अब आप सोच रहे हो कि सीए में ये क्यों पढ़ाया गया। देखो आपका जो स्टेज था उसका नाम क्या था, सीए फाउंडेशन नाम था। अब आपको पता है कि कोई भी, अगर आपने आसपास कोई भी आप बिल्डिंग देखो, अगर आप उसको कभी कंस्ट्रक्ट होते देखो, तो सिर्फ वो जो बिल्डिंग होती है वो जमीन, एक तो जमीन होती है, उस पे सबसे पहले उसकी खुदाई की जाती है, उसकी फाउंडेशन तैयार की जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जितनी मजबूत फाउंडेशन होगी उतनी मजबूत और ऊंची बिल्डिंग बन सकती है। तो वैसे ही जब आपको सीए फाउंडेशन में उन्होंने आपको सिलेबस दिया गया, उसका मतलब ये था कि उन्होंने आपको ट्वेल्थ वाला ही सिलेबस दिया। उन्होंने सिर्फ आपको सीए का टेस्ट दिया है कि सीए का टेस्ट क्या है। आपका सिलेबस सेम रहा, बट आपके क्वेश्चंस पुट करने का, क्वेश्चंस की डेप्थनेस का, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका, एग्जाम का तरीका, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, जो कि आपको सीए का टेस्ट देता है। पार्टनरशिप, एनपीओ, ये सब आपने तो वहां पे भी पढ़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने +1 +2 में भी पढ़ा है, सेट्स वहां पे भी पढ़े थे। ये सब चीजें आपने वहां पे भी पढ़ी थी, डिमांड एंड सप्लाई आपने प्लस 2 के पेपर में भी पढ़ा था, यहाँ पे आपने एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ा। तो वो सारी चीजें आपने +2 में भी पढ़ी, बट स्टिल स्टिल सीए फाउंडेशन में आपको वो पढ़ाई गई और आपका एग्जाम लिया गया, सो दैट यू शुड हैव अ टेस्ट की हाउ डज सीए लुक्स लाइक। अब यहां पर जब आपको टेस्ट मिल जाता है, तो जो आपका सीए इंटर का स्टेज है, या जो सीए इंटर का लेवल है, वो फाउंडेशन से बहुत बहुत ऊपर चला जाता है। कैसे ऊपर चला जाता है, फाउंडेशन में यू हैव सम बैकग्राउंड कि अच्छा ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसे हो जाएगा। बट सीए इंटर में क्या होता है कि आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स न्यू आ जाते हैं, और जो आपका अकाउंट्स भी होता है, इवन तो आप +1 से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बट इसका लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है, तभी इस सब्जेक्ट का नाम अगर आप देखो, इसको हम एडवांस अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो तो यहाँ पर जब अपन सीए इंटर की बात करते हैं, तो सीए इंटर में क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट्स का लेवल, डेप्थनेस, ये सब बहुत इंक्रीज हो जाती है, और इसमें क्या है, आपको स्पेशलाइज प्रैक्टिस, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, और सामने वाला पूछ क्या रहा है आपसे, आपको कितना लिखना है,
आपको ये नहीं आपको जितना आता है आप सब लिखाओ, बीकॉम का एग्जाम तो है नहीं कि आपको 32 शीट्स भरनी है। तो इसमें क्या होता है कि आपको उतना ही लिखना है जितना पूछा गया है, और उसमें ही सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि आपका टाइम बचे बाकी चीजों को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी चीजें एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आपको इंटर क्लियर करनी है। इंटर के लिए एक स्ट्रेटेजिकली आपको बढ़ना है। अब पहले क्या होता था, फाउंडेशन में 4 ही एग्जाम होते थे, तो ग्रुप्स का तो कोई मतलब ही नहीं था। अब इंटर में क्या है कि 2 ग्रुप्स आ गए, 6 सब्जेक्ट हैं तो 3-3 ग्रुप एक में। इन ग्रुप्स को कैसे टैकल करना है, कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए, 2 ग्रुप देने चाहिए, अगर बोथ ग्रुप देने हैं तो कैसे, अगर आपको रैंक लेके आना है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फर्स्ट डे से रहनी चाहिए। ये सारी चीजें एनी में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। मैं सिर्फ आपके साथ इतना डिस्कस कर रहा हूँ कि जो आपका सीए फाउंडेशन था और जो आप सीए इंटर में आ जाते हो, तो उसके लेवल में बहुत फर्क आ जाता है, बहुत डिफरेंट आ जाता है, अप्रोचेज में बहुत डिफरेंट आ जाता है। सीए फाउंडेशन में हो सकता है कि आपने कुछ चीजें लाइटली ले ली हो, बट इंटर में आप वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे उन चीजों को लाइट ले लेना। वो हम ओवर द इंटर डिस्कस करेंगे कि ये कैसी कैसी चीजें ये आगे बढ़ेंगी। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको अपनी बात करूं, तो मैंने आपको बताया कि मैं एडवांस अकाउंट्स और एफएम का सब्जेक्ट आरएमएस पे पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, यहां तक आपको कोई इशू है, कि यहां तक आपको कुछ भी पूछना है कि फाउंडेशन के बारे में या इंटर के कुछ भी आपको कुछ यहां तक डाउट है? अर्श, अनमोल, अरुण, भरत, दीपिंदर, दिशा, गरिमा, हर्ष, हर्षिता, हिमांशी, जय, कोमल, लक्षिता, मनवीर, नवजोत, रिया, सगुन, सक्षम, समीक्षा, सुखचैन, वंशिका एंड वृंदा। कुछ इशू है यहां तक आपको? ओके, ऑल क्लियर। ठीक है जी। तो आगे अगर आप बढ़े तो मैं एक्सक्यूज मी बात। सर। यस, हेलो। यस, यस, प्लीज बताइए। या सॉरी टू नो, नो, नो वरीज, प्लीज टेल। ओके। ओके सर, सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो जो आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप होगी होगी, वो वो कब कब होगी सर? होगी सर? लाइक लाइक फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम एग्जाम के के बाद। बाद देखिए, या पहले क्या उससे होता पहले? था, ओके, तो पहले क्या होता था कि हमारे टाइम पे क्या होता था कि वो लोग अलाउ कर देते थे आर्टिकलशिप की, चाहे आपका इंटर का एक भी ग्रुप हो गया है, चाहे फर्स्ट या सेकंड, आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते थे। बट अभी न्यू स्कीम जिनमें आप सब लोग हो, जो May 24 से स्कीम शुरू हुई है, इसमें इन्होंने कहा है कि आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर होने चाहिए, तो जाके आप आर्टिकलशिप शुरू कर पाओगे। तो ये इंडीड एक अच्छी बात भी है। तो पहले क्या होता था कि बच्चा एक ग्रुप क्लियर करके आर्टिकलशिप में चला जाता था, फिर उसके सेकंड ग्रुप के एग्जाम लटकते रहते थे, लटकते रहते थे। तो अभी क्या किया, आप बोथ ग्रुप क्लियर करो, फिर आप आर्टिकलशिप में जाओ, सो दैट कि आप आर्टिकलशिप पर भी फोकस कर पाओ। जी जी सर। सर। और वैसे भी मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे पास अभी इंटर के हैं, तो उनको अभी उनके जो पेपर हो जाएंगे मई के, तो इनको भी हम आर्टिकलशिप की फुल गाइडेंस देंगे कि यार आर्टिकलशिप कैसे करनी है, कैसे टैकल करनी है आपको आर्टिकलशिप, आपको कहाँ से आर्टिकलशिप करनी चाहिए। तो ये सारे मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको दूंगा कि मैंने, क्योंकि मैंने जो आर्टिकलशिप करी है वो मैंने एक मीडियोकर फॉर्म से भी करी है, जो नॉर्मल सीए फॉर्म होती है, और मैंने हिंडाल्को जाके जाके भी अपनी इंडस्ट्रियल करी है, जो कि कॉर्पोरेट है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो कि बिग फोर में, मुंबई, दिल्ली में है, तो उन सबका एक्सपीरियंस भी हम आपको लास्ट में, जब आपकी आर्टिकलशिप की टर्न आएगी, तो हम आपको वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे अभी मई वालों के हैं, जैसे इनके एग्जाम खत्म हो जाएंगे May 26 वालों के, तो हम थोड़ा सा कुछ सेशन उनके साथ भी रखेंगे कि यार ये आपके आर्टिकलशिप के लिए आपके लिए गाइडेंस है, कि आपको सीवी कैसे बनाना है, आपको कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, आपको कौन सी डोमेन में जाना है, तो ये सारी चीजें भी आपके। बट हाँ, पहले हमारा फोकस होगा कि हमको दोनों ग्रुप क्लियर कर लेने हैं, फिर उसके बाद आर्टिकलशिप की चीजें आ जाएंगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी भी है या नहीं करनी है, तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली इंटर के बाद आएंगी, बट हाँ, वी विल बी देयर फॉर यू टिल देन। ठीक है जी, चलो। नेक्स्ट, सीए इंटरमीडिएट। अब आप लोग सीए इंटर में आ गए हो। ग्रुप 1, फर्स्ट एग्जाम एडवांस अकाउंट्स, यहां पर आपका चेंज हो जाएगा जी। मैं May 26 यहाँ पे आपका आ जाएगा जी, Jan 27 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। तो ये आपका सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट एग्जाम एडवांस अकाउंट्स।
अब आपको ये सब समझ रहा होगा कि यार जब से हमने +1 पढ़नी शुरू करी है, आई गेस आप मोस्ट ऑफ दी आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने +1 +2 मेडिकल या नॉन मेडिकल से करी, फिर उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन भी उसी फील्ड्स में करी, मेडिकल या नॉन मेडिकल में, फिर उन्होंने कुछ रीजंस की वजह से सीए को चूज किया। तो कुछ हमारे पास बच्चे ऐसे भी हैं कि जो इस स्टेज पे आके सीए कर रहे हैं और हमारे साथ इंटरमीडिएट भी कर रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो डूइंग वेल, उनको डेबिट क्रेडिट एवरीथिंग उनको सब हम ये बता रहे हैं उसमें ये कैसे हो रहा है। तो एडवांस अकाउंट्स अगर आप बात करो, आपने कहा कि हम तो +1 से ही अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। +1 में अकाउंट्स पढ़ी, एंट्रियां डालनी सीख ली। +2 में अकाउंट्स पढ़ी, पार्टनरशिप सीख ली, कंपनी अकाउंट सीख लिया, कैश फ्लो सीख लिया। ठीक है जी, फिर फाउंडेशन में आ गए। फाउंडेशन में आके हमने फिर से थोड़ी सी वही चीजें सीख ली जो हमने यहाँ पे सीखी थी। या फिर आप में से कोई भी डायरेक्ट एंट्री से आया तो आपने बीकॉम में भी मोटा मोटी ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी, तो ये सारी चीजें आपने वहां पे सीखी। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप अभी से इतना टाइम हो गया आपको अकाउंट्स करते हुए, तो हाउ दिस एडवांस अकाउंट्स इज डिफरेंट। सबसे पहले तो इसके नाम में ही एडवांस्ड है। तो एडवांस अकाउंट्स में क्या आ जाता है जी, आपका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे +2 या फाउंडेशन में जो आपने अकाउंट्स पढ़ा है, उसको हम बोलते थे जी अकाउंटिंग कर रहे हो। आपने +2 या फिर फाउंडेशन में क्या किया है, आपने सिर्फ अकाउंटिंग करी है। आपने अकाउंट्स को एक तरह से आपने फील लिया है कि अकाउंट्स है क्या। यहाँ पे आपने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने वो 3 तरह के अकाउंट्स पढ़े, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, उन सबको पढ़ा। आप अकाउंट्स से फेमिलियर हुए कि अकाउंट्स होता क्या है, बही खाता किसको बोला जाता है। आपने बीआरएस बनाया, पार्टनरशिप बनाया, डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स बनाए, एंट्रीज डालनी सीखी। सबसे पहले बिजनेस की एंट्री क्या होती है, जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सबसे पहले पैसा आएगा तभी बिजनेस शुरू होगा। तो ये सारी चीजें आपने अकाउंटिंग में सीखी हैं। ठीक है जी, यूके आपने +2 और फाउंडेशन में पढ़ ली। बट जब मैं इंटर की बात करता हूँ, जब मैं इंटर में अकाउंट्स की बात करता हूँ, देखो फाउंडेशन में भी अकाउंट्स है, इंटर में भी है और फाइनल में भी है। ये तो ऑब्वियस सी बात है सर, हम अकाउंटेंट ही तो बन रहे हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो बन रहे हैं, तो अकाउंट्स तो होगा ही हर लेवल पे। वो एक बात ठीक है। बट अगर आप देखो तो इन तीनों लेवल्स पे जो अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग का माइंडसेट है, आपको कैसे अकाउंट्स करना है, वो तीनों में डिफरेंट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक रखना है, यहाँ पे आपके थोड़ा सा आपका एक मिडिल लेवल आ जाता है कि जो बीच का लेवल होता है, और ये तो फाइनल तो फिर है ही बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का अकाउंट, जिसमें कि आपको ग्लोबल लेवल कि ग्लोबली हाउ बुक्स मेंटेन होती हैं, अकाउंटिंग ग्लोबली कैसे की जाती है और इंडिया में वो कैसे की जाती है, आप लोग यहाँ सीखते हो। आप अपने पास इंटर लेवल में आप लोग क्या सीखते हो, जितने भी आप अपने आसपास कंपनीज देखते हो उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। आपके आसपास बहुत सारी बिजनेसेस होंगे, बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, बहुत सारी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, या फिर बड़े बड़े ट्रेडिंग कंपनीज होंगी, उनकी अकाउंटिंग आप लोग इंटर में सीखोगे। ठीक है। यहाँ फाइनल में आप किनकी अकाउंटिंग सीखोगे, जो बहुत बड़ी कंपनीज है इंडिया में, जैसे रिलायंस, टाटास, आदित्य बिरलास, अडानीस, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जिनकी टर्नओवर, जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर हो जाती है, नेटवर्थ जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर हो जाती है, ये उनमें ये वाली चीजें लगती हैं। बट आप अपने आसपास जो चीजें, आप जो बिजनेसेस आप आसपास अपने देखते हो, उनमें कैसी अकाउंटिंग होगी वो हम यहाँ पे इंटर में पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है एडवांस अकाउंट्स। आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ोगे जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अकाउंटिंग कैसी होती है। अब जब से आपने +1 शुरू करी, जब से आपने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया, आपने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना देखा, फिर आपने डेप्रिसिएशन लगानी सीखी। ठीक है, +1 से लेके आज तक आप लोग ये कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डेप्रिसिएशन। बट आपने जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते थे तो वहां पे क्वेश्चन में लिखा होता था मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स, या मेक 10% प्रोविजन ऑफ डेटर्स, या फिर प्रोविजन को रिवर्स करना होता था। तो ये सारी चीजें आपको वो लिख के देता था। अब इंटर में आप लोग क्या पढ़ोगे, जो आपको क्वेश्चन में वो 5% लिख के देता था ना, जब वो 5% लिख के देता है कि प्रोविजन बनाओ,
इसका मतलब है कि आपको ये लग रहा है कि 5% मेरे डेटर्स जो हैं वो बैड हो जाएंगे, वो मेरे को पैसे नहीं देंगे। अगर मेरे पास 1000 के डेटर्स हैं और मैं 5% के उस पर प्रोविजन बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये है ना कि मेरे को लग रहा है कि इन इन 1000 में से 50 रुपए मेरे को नहीं आएंगे, क्योंकि ये बैड डेट्स हो जाएंगे। तो अब इंटर में आप लोग ये पढ़ोगे कि आप ये 5% पे पहुंचे कैसे। आपने 10% क्यों नहीं कहा, आपने 2% क्यों नहीं कहा, या आपने 15% क्यों नहीं कहा, ये आपने 5% कैसे निकाला? क्या आपने पर्चियां डाल ली थी, क्या आपने लॉटरी निकाल ली थी कि भाई 5% की प्रोविजन बना लेते हैं? कोई तो रैशनल होगा ना। आपको आप कैसे आप क्योंकि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि 5% लोग पैसे नहीं देंगे, तो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो क्या आप एस्ट्रोलॉजर हो जो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो? तो ये जो 5% आपका परसेंटेज आती है, ये कैसे आती है, इसके पीछे एक रैशनल होता है जो कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सीखोगे। डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV, ये क्यों लगाना है, कैसे? आप अभी तक आपने पढ़ा कि कैसे लगाना है। स्ट्रेट लाइन है तो इक्वली, WDV है तो ओवर द लाइफ आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी। कौन से एसेट पे कब कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है। क्या आप SLM से WDV में जा सकते हो या WDV में SLM में जा सकते हो? ये सारी चीजें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। इसमें क्या है कि रूल्स दिए हुए हैं कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। अगर आपका कोई एसेट है तो आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है, गुडविल को कैसे अमोर्टाइज करना है, अभी तक तो आप करते आए हो, बट अब आप पढ़ोगे कि क्यों करना है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे। थोड़ा सा कम्प्लेक्स कंपनी अकाउंट्स आप पढ़ोगे। अभी तक आपने कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट्स बनाई है T फॉर्म में, ठीक है जी। आपने जो +2 में थोड़ी सी आपने वो थर्ड बुक पढ़ी थी, उसमें आपने थोड़ा सा बनानी सीखी थी कैश फ्लो, कंपैरेटिव, क्यूमुलेटिव, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो थोड़ी सी चीजें यहाँ पे कम्प्लेक्स हो जाएंगी। कम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा और डीपली पढ़ाया जाएगा। देखो, जो आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। ये इजीएस्ट एग्जाम कैसे है? क्योंकि एक तो ये पहला एग्जाम है, इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा टाइम मिल जाता है। आप 4.5 to 5 days इसमें दे सकते हो, जैसे आपने फाउंडेशन में अकाउंट्स में दिए थे, तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो उसको। प्लस जो आपका एडवांस अकाउंट्स है, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़े रेपिटेटिव नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। रेपिटेटिव नेचर के क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि ICI ने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के, उन्हीं की फिगर्स को, नेम्स को चेंज करके आपको क्वेश्चंस वो दे देता है। इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें जो होता है 90 to 95% एग्जाम आपका हमेशा ऐसा होगा, जो क्वेश्चन आपने देखा हुआ होगा, जो क्वेश्चन आपने क्लास में किया हुआ होगा, वो हमेशा वही क्वेश्चन होगा, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे होंगी। यहाँ पे चीज क्या इंपॉर्टेंट रहती है एडवांस अकाउंट्स में? आपकी प्रैक्टिस, क्या आपका हाथ सेट है उन क्वेश्चंस पे, वो चीजों का यहाँ पे मेन फोकस होता है। ठीक है जी। तो एडवांस अकाउंट्स मैंने आपको कह दिया कि ये एक मिडिल लेवल का क्वेश्चन होता है, और जो आपका फाइनल होता है, इसको यहाँ पे अकाउंट्स नहीं बोलते। अब देखो, आपने फाउंडेशन में जब आपने अकाउंट्स का पेपर दिया, उसको बोला अकाउंटिंग। यहाँ आप बोल देते हो एडवांस अकाउंट्स, फाइनल में आप बोल देते हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इन तीनों अलग अलग हैं अकाउंट्स ही, तीनों में ही अकाउंट बन रहा है, तीनों में एंट्रियां डल रही। बट देखो, नाम में ही डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंदर कंटेंट में भी डिफरेंस होगा। ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ के इंटर के अकाउंट्स को अपन एडवांस अकाउंट्स बोलते हैं, और यहाँ पे अपन इन चीजों को पढ़ते हैं। रूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी कितनी प्रोविजन बनानी है, उसका एक आपको स्पेसिफिक एस्टिमेट लगा के निकालना होता है कि अच्छा, इतनी प्रोविजन आपको बनानी है। फिर हम यहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, जैसे आप लोग अपनी आसपास देखते हो बैंक्स की ब्रांचेज होती हैं। अब देखो, जो बैंक है, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है। अब जो HDFC बैंक के आप अपने आसपास देखते हो ब्रांचेज हैं, उनका हेड ऑफिस तो कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। जहाँ पे मैं रहता था, उसके थोड़ा सा दूर ही HDFC का हेड ऑफिस था। पूरे इंडिया में जितने भी HDFC के आपके ब्रांचेज हैं, ऑफिसेज हैं, वो सभी उधर से ही मैनेज होते थे, क्योंकि वो हेड ऑफिस था। तो जो HDFC है, उनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो उन ब्रांचेस की अकाउंटिंग कैसे होती है? HDFC की इंडिया में भी ब्रांच है, फॉरेन में भी ब्रांच है, तो फॉरेन की ब्रांचेस की कैसे अकाउंटिंग होती है? ये बीकॉम में भी टॉपिक है, ये इंटर में भी है, बट बीकॉम का लेवल और इंटर के लेवल में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है जी। तो ये तो आपका मोटा मोटी अकाउंट्स का डिफरेंशिएशन हो गया जी, अकाउंट्स होता कैसे है।
तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका फर्स्ट एग्जाम है ये मोमेंटम सेट करता है बाकी सब्जेक्ट के लिए, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 70+ अचीवेबल है, बहुत इजीली अचीवेबल है कि आपका ये 70+ कैसे आ सकते हैं। ठीक है जी। अब ये 70+ कैसे आ सकते हैं इसका मैं आपको एक बारी एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। ये है आपका इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग का सितंबर का एग्जाम है ये, जो सितंबर 25 में एग्जाम हुआ था ना, वो है। अब आपके यहाँ जो 100 नंबर का पेपर है आपको पता है उसमें से 30 मार्क्स का जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से आपको पता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू है और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है जी। 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यू आएंगे और 70 मार्क्स का आपको लिखना होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव का है, पार्ट 2 का है। अब इसमें आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, बट आपको आता है 88 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि आपको चॉइस भी आती है क्वेश्चन है ना। तो आपको 88 मार्क्स का आता है। अब इस 88 मार्क्स में से 80 मार्क्स का जो पेपर है वो सारा का सारा इवन बुक में से ही है, जो बुक में से आप पढ़ोगे वो सेम मेरी बुक में से ही है। अब मैं यहाँ पे कोई हवा तो मार नहीं रहा, मेरी बुक में से कोई मैंने तो क्वेश्चन बनाए नहीं है भाई, आईसीआई के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, आईसीआई के आरटीपी के क्वेश्चन हैं, आईसीआई के एमटीपी के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैंने एक आपको आपको क्वेश्चन बैंक बना दिया। ठीक है जी। जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा वो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक होगा, वो मैं आज ही क्वेश्चन बैंक फाइनल करके हटाऊं। उस क्वेश्चन बैंक में आपके जनवरी 26 में जो इंटर के एग्जाम हुए हैं, जो उस एग्जाम के रिलेटेड आरटीपी एमटीपीज थे, वो सारे मैंने उसमें ही एक्यूमुलेट कर दिए हैं, उस सारे क्वेश्चंस को आपके क्वेश्चन बैंक में डाल दिया है। आपको सिर्फ सितंबर का जो आरटीपी या एमटीपी आएगा सिर्फ आपको वो देखना है और आपको कुछ नहीं देखना। और आपको ये जो मेरी क्वेश्चन बुक है आपको सिर्फ यही रेफर करनी है और आपको कुछ रेफर नहीं करना, कोई मॉड्यूल नहीं देखना, कोई प्रीवियस ईयर आरटीपी एमटीपी नहीं देखने, कोई कुछ नहीं देखना। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो चीज आपके लिए कर दी है। जो मैं कह रहा हूँ कि 88 मार्क्स का जो आपको पेपर आ रहा है डिस्क्रिप्टिव, उसमें से 80 मार्क्स तो ऑलरेडी बुक में से ही आ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि ये मेरी बुक के कौन से पेज का कौन सा क्वेश्चन है। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है इसमें आपको डेफर्ड टैक्स वगैरह निकालना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है मेरी बुक के क्वेश्चन नंबर, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 282 में मिल जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, ये एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन है जो आपने फाउंडेशन में भी पढ़ी है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है मेरी बुक में से। सिमिलरली ऐसे ही ये देखो, ये दो न्यू क्वेश्चंस आए हुए थे, 2-2 मार्क्स के न्यू क्वेश्चंस भी क्या थे, यहाँ पे बिल्कुल फिगर्स बहुत डिफरेंट थी। मैंने सिर्फ वही वाली चीज उठाई है जो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम का क्या मतलब है, बस यहाँ पे नाम चेंज है और यहाँ पे अमाउंट चेंज है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। मैंने सिर्फ उन चीजों को उठाया, बाकी अगर मैं इसको भी उठाऊं तो ये भी एक तरह से बुक में से ही है, क्योंकि कंसेप्ट तो बुक का है ही है। तो ये सारी चीजें अप्रूवल बेसिस पे, आपकी बैलेंस शीट जो आ रही है ये कौन से पेज पे ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये सारा ये है सितंबर 26 25 का क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये 80 मार्क्स का तो मेरी उसमें से ही है। अब मेरी बुक का मतलब है कि जो आईसीआई के क्वेश्चन है उसी में से है। अगर मैं Jan 26 की बात करूं, जो पिछले महीने ही एग्जाम हुआ है, इसकी मैंने एक आपको समरी वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल के दी है, जहां पे मैंने ये डिस्कस किया है। देखो मैंने क्विक रिव्यू किया हुआ है Jan 26 के एग्जाम का। ठीक है जी। तो आप वहां पे भी ये चीज देख सकते हो कि और मैंने कहाँ से डिस्कस किया है, अपनी बुक में से ही डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी चीज आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपको, अब देखो ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, जो भी आसपास जितने भी लोग एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आपके, तो उन सबको पता है कि यार जो आपका एडवांस अकाउंट्स होता है, जो आपका एफएम होता है या फिर जो आपका कॉस्ट होगा, उसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द रेपिटेटिव क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसीलिए इनमें स्कोर करना इजीली होता है। अभी मेरे पास May 26 और September 26 के जो बैचेस चल रहे हैं, उन सबको टारगेट है कि आपको इसमें एग्जाम्शन तो बेयर मिनिमम है। एडवांस अकाउंट्स में एग्जाम्शन का मतलब है कि 60 मार्क्स, वो तो बेयर मिनिमम है। और आपको 70+ तो लाने ही लाने हैं। ये क्यों आपको हेल्प करेगा, एक तो अगर आप 70+ ले आते हो तो आपको बाकी ग्रुप्स क्लियर करने में इजी हो जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसमें ही 70 नंबर आ गए। प्लस आपका इन केस अगर कुछ इशू हो भी जाता है ग्रुप्स में, तो आपको ये वाला एग्जाम फिर दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
आपके पास इनको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके इसमें इजीली 70 प्लस आ जाएंगे। अब 70 प्लस आएंगे कैसे, बात तो ये है। मेरा जब मैं भी खुद भी सीए पढ़ रहा था तो हमेशा मेरे दो ही मंत्र रहते थे। पहला मंत्र क्या था कि 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होना चाहिए जो मेरे को ना आता हो। सेकंड, 100% अटेम्प्ट करना है एग्जाम को। अगर आप एग्जाम को कुछ बीच में छोड़ आते हो तो ऑलरेडी आप एग्जामिनर को मौका दे रहे हो कि भाई जा मेरे नंबर काट ले। आपने तो उसको थाली में नंबर परोस के दे दिए ना, तो आपने उसको ऑलरेडी कहा कि भाई जा नंबर काट ले। तो ये तो मंत्र जो हैं, ये एडवांस अकाउंट्स और एफएम की ये आपका एक प्रिंसिपल है कि 100% सिलेबस कंप्लीशन विद इन टाइम प्लस 100% एग्जाम अटेम्प्ट। अगर आपका ये हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपके ये दोनों बॉक्सेस टिक हो जाते हैं तो यू आर 80% डन। आप 80% आप उसमें पास हो रहे हो उस एग्जाम में। ठीक है जी, अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो, और अकाउंट्स और एफएम क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो तो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चल लो कि आप उसमें एग्जाम्शन लेके आ रहे हो। आप उस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लेके आ रहे हो। इनको कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। पैटर्न की मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दी है कि 670 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू वाला हो जाता है। इन 70 मार्क्स में भी मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो ये 6 क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि आपको 6 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5 6 अटेम्प्ट करने हैं, एक आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। फाउंडेशन में आपने देखा होगा, आपने अगर डायरेक्ट एंट्री रूट से हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा ना उसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, यू विल गेट 6 क्वेश्चन। ठीक है जी। जैसे कि September 26 में मैंने आपको बताया आपको टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। इन 6 में से आपको कोई 5 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हो। और उसमें भी एक पॉइंट है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो मैंडेटरी है। जो बाकी के 5 क्वेश्चंस बच रहे हैं, 2 3 4 5 6, इनमें से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो अटेम्प्ट करना ही है, उसमें तो कोई चॉइस है नहीं, और ये करना ही करना है। अगर आप कहो सर मैं ये क्या ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं, तो अगर आप ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे ना तो जिस क्वेश्चन में आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो क्वेश्चन आपका इग्नोर कर देंगे और सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस के ही मार्क्स मिलेंगे। ये मेरे फ्रेंड के साथ हो चुका है। ठीक है जी। और इसी की वजह से उसका एक ये वाला पेपर रह गया था फाइनल में कि उस भाई ने पहला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी 5 अटेम्प्ट कर दिए। तो उन्होंने जो हाईएस्ट मार्क्स थे ना जिस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन को छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम ये इग्नोर करते हैं क्वेश्चन तुम। और उन्होंने सिर्फ 4 दिए और उस बेचारे के 35 मार्क्स रह गए। अगर वो इसमें से भी कुछ कुछ कराता तो वो पास हो जाता और उसका ग्रुप निकल जाता। पर चलो, तो मैं वही कह रहा हूँ कि फर्स्ट आपका मैंडेटरी है और इसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी मैंने आपको ये बता दिया जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना वो इन तीनों चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बायबैक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 चैप्टर्स हैं आपके इंटरमीडिएट में। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो इन तीनों में से कोई भी किसी भी एक चैप्टर में से पूछ लिया जाएगा। अभी तक जितने भी आपके अटेम्प्ट हुए उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछा गया है, बट अभी जो जनवरी का अटेम्प्ट हुआ है उसमें इंटरनल पूछ लिया गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है। और इन तीनों चैप्टर में से आपको पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बात करूं, वो 7 7 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे दो। उसमें से ये वाला आपका आपका होगा जी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन, जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का पूछा ही, 80% चांस है कि वो कैश फ्लो का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका अमेलगामेशन और कंसोलिडेशन का है, 100%, इसमें भी बैलेंस शीट बनेगी। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है 6C, ये आपका ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। तो अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो इतना तो हम प्रिडिक्ट कर ही चुके हैं। 14 मार्क्स हमने यहाँ प्रिडिक्ट कर लिए, 14 इधर, 14 इधर, 6 इधर और 7 इधर। तो अगर मैं बात करूं 42 + 7 + 13 कितना होगा जी, 55 मार्क्स तो हम प्रिडिक्ट कर ही रहे हैं कि 55 मार्क्स का तो इन्हीं चैप्टर में से आएगा। जो बाकी बचा वो जहां से मर्जी आ सकता है, प्लस जो एमसीक्यू बचे वो भी कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है जी।
तो ये 50, तो यही बात है ना कि हम पैटर्न वाइज पैटर्न देखते हैं कि हाउ एग्जाम पूछा जा रहा है, वो क्या पूछना चाहता है। ये सारी चीजों को एनालाइज करके आपको क्रक्स दिए जाते हैं, सो दैट कि आप उनको यूज करके जो क्रक्स, जो समरीज मैंने निकाली हैं वो आपको दी जाती हैं। ठीक है जी। बुक्स की बात कर लूं तो 3 बुक्स होंगी जी। सबसे पहले आपको नोट्स, जो आपके एडवांस अकाउंट्स के नोट्स हैं, नोट्स कैसे कि जैसे कि आपकी ये वाली बुक है, ये आपकी नोट्स की बुक है। ये मैं नोट्स ट्राई करता हूँ कि मैं 200 पेजेस के नीचे ही रखूं आपके। ये आपकी कलरफुल बुक होगी, इसमें क्या होगा कि जो आपके, जैसे कि ये आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, तो ये हम आपको ये कलरफुल बुक दी जाएगी, जैसे कि ये थोड़े थोड़े थ्योरी के चैप्टर्स हैं इनिशियली। ठीक है जी। आपके 3 थ्योरी के टॉपिक्स हैं, तो जो जो भी कीवर्ड्स हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करके दे दिए हैं कि ये आप लिख के आ जाना, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे एक्रूअल बेसिस, ये सब आपने पढ़ा है। क्वालिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सारी चीजें देखो हम यहाँ पे क्लास में डीपली डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे इन्वेंट्री का देखो हमने इतना डीपली डिस्कस किया हुआ है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते देखो इसमें क्या है कि आपको फ्लो चार्ट्स मैंने बना के दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो नोट्स आपको खुद घर पे बैठ के बनाने थे वो मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिए। आपको हम सिर्फ क्लास में एग्जांपल्स लिखेंगे, अगर इसकी कोई एग्जांपल है तो अपन वो लिखेंगे और क्वेश्चन कर देंगे, और अपन इन नोट्स को पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आपका पेपर में भी टाइम बचे और आपका क्लास में भी टाइम बचे। यहाँ पर वैसे तो मैंने मोस्ट ऑफ दी एग्जांपल्स यहाँ पे भी डाल ही रखे हैं। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पे आपके बहुत सारे एग्जांपल्स तो मैंने यहीं पे डाल रखे हैं। देखो मैंने अकाउंट्स बना रखे हैं, मैंने एंट्रीज डाल रखी हैं, जो जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो आप गलत कर सकते हो वो सारी मैंने यहाँ डाल रखी है। अकाउंट्स के फॉर्मेट मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं कि आपको अकाउंट्स में कभी इश्यू ना आए कि अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है जी। मैंने फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, और बहुत कुछ मैंने इसमें बहुत मेहनत लगा के मैंने इसमें बना रखा है सब कुछ, कि भाई आपको आपका टाइम बचे। और देखो अगर आपका एडवांस अकाउंट्स में टाइम बच जाएगा ना, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम दे पाओगे, वही टाइम आप बाकी सब्जेक्ट्स में दे पाओगे, और अपने और उसमें आप एक्सेल कर पाओगे। ठीक है जी। लीजिए मतलब वही है कि जितने भी आपको मेरे को लगता है कि यार यहाँ यहाँ पे बच्चा फंस सकता है, वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। ईयर एंड में क्या एंट्री डलनी चाहिए, ये सारी डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है जी। ये आपका है, तो ये तो है आपकी नोट्स की बुक, और ये नोट्स की बुक आपकी विद इन 200 पेजेस हमेशा ही हमेशा रहेगी। फिर आता है जी आपका क्वेश्चन बैंक, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आपके 2 वॉल्यूम्स होते हैं, क्वेश्चन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसमें आपके सारे पास्ट आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे इसमें कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर एमसीक्यू केस सिनेरियो जो आपको 30 मार्क्स का दिया जाता है। जब भी आप कोई भी चैप्टर खत्म करते हैं तो उसके साथ साथ हम जिस उसके जितने भी एमसीक्यू हैं आईसीआई के, आईसीआई मॉड्यूल के, वो सारे हम क्लास में ही कवर कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपको एमसीक्यूज भी इजीली टैकल होने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो एमसीक्यूज आपके सारे कंसेप्ट में से आते हैं, बट एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का भी तरीका क्या होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। कंसेप्ट जानना तो ओके है, बट उसका टैकल करने का तरीका भी क्या होना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है जी। तो ये भी अपना, और रेगुलर टेस्ट में भी आपको एमसीक्यू डाल के दिए जाते हैं, जिसके साथ आप उसमें हेल्प कर सकते हो। तो टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप मेरे साथ आपके जो भी टेस्ट स्केड्यूल्ड है अगर आप वो दे रहे हो, तो आपको इसमें 70 to 80 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता एडवांस अकाउंट्स में। तो आपको कैरी क्या करना है, सबसे पहले तो वो नोट्स जो कि प्रिंटेड आपको यहाँ से मिलेंगे, बुक मिलेगी, साथ में नोट्स वाली कॉपी एक आपको छोटी सी 200 to 250 पेजेस वाली कॉपी लगानी है। उसमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं नोट्स में से, नोट्स के लिए, तो वो लिखेंगे जिससे कि हमको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक की कॉपी जिसमें कि हम अपने होमवर्क को और अपने जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है, वो आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक मिलेगा एडवांस अकाउंट का, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे मेरी तरफ से। हम वो क्लास में भी करेंगे, इन केस आपको कभी बाद में भी रेफर करने पड़े तो आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक है जी। अब आपको क्या चीज याद रखनी है कि आपको अगर 70 प्लस लेके आना है, ये एक टेक्निक है जो कि मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि आपको अपना टाइम कैसे बचाना है।
अपनी नोट अपनी उसमें, क्योंकि देखो इतना सारा सिलेबस हो जाएगा जब आप खुद पढ़ने जाओगे, इतने सारे चैप्टर होंगे, तो आप कैसे अपने उस जो 10-15 मिनट भी बचते हैं आपके रोज, वो कैसे बचाएंगे, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा ये टेक्निक को। बाकी 70+ अगर आपको अचीव करने हैं तो कैसे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्लस वीक बाय वीकली जो टेस्ट होते हैं आपके, 2 हफ्तों में जो भी टेस्ट होगा वो आपको देना ही देना है। जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हम उसका टेस्ट ले लेते हैं, वो आपको देना ही देना है। और आपको 2 मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले लिखने ही हैं, 2 मॉक टेस्ट आपको लिखने हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको 70+ लाने से रोक सके एडवांस अकाउंट्स में। और अगर आप ये हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर लेते हो तो हर सब्जेक्ट में आप 70+ ला सकते हो, और आप रैंक भी ला सकते हो। आपको तो इस अगर आप यहाँ पे इस सेमिनार में हो और आप इतना फ्यूचर फॉरवर्ड सोच रहे हो, तो आपको तो हमेशा रैंक के लिए ही जाना है। अगर आप इतने आगे हो तो आपको रैंक तो हमेशा टारगेट करना ही करना है। ठीक है जी। तो आप ये कैसे अचीव करोगे, बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखना मेरे साथ। जो क्लास में हो रहा है उसको घर जाके आप जरूर पढ़ना, और आपको जो होमवर्क दिया जाए वो करना और टेस्ट देना, बस इतने से आपको चीज करनी है। और बाकी सारी चीजें आप मेरे पे छोड़ दो, आपको वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। प्लस आपको रिवीजन वीडियोस, आपने जब अब आप जब अपना सिलेबस खत्म करके चले गए खुद पढ़ने के लिए, तो वहां पे आपको हर चैप्टर की रिवीजन वीडियो मिलेगी। वो मिलेगी आपको यूट्यूब पे। ठीक है जी, आरएमएस के चैनल पे भी मिलेगी और मेरे चैनल पे भी मिलेगी, दोनों चैनल्स पर आपको ये वीडियोस मिलेंगी। ठीक है जी। और आपको कोई भी गाइडेंस हो कुछ भी हो तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा नंबर आपके पास है, आप जब चाहो आप वो चीज अपने साथ मेरे साथ डिस्कस करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये तो है मेरी तरफ से एडवांस अकाउंट्स का आपके लिए। आपको अभी तक कोई डाउट है अभी तक का, तो आप प्लीज मेरे को बताइए। बताइए हर्षिता, बताइए। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। सर सर सो सो बेसिकली बेसिकली मेरा मेरा एक एक डाउट डाउट था। था। हम्म। मतलब मेरे लिए लिए अकाउंट अकाउंट से से शुरू शुरू से से क्लियर क्लियर था था है, है, हम्म। लाइक लाइक ग्रेड ग्रेड 11 11 12 12 से। से। ओके। तो तो फाउंडेशन फाउंडेशन में में मैंने मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन कोचिंग कोचिंग ली ली थी, थी, तो तो मतलब मतलब अकाउंट्स अकाउंट्स मेरा मेरा कभी कभी स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं नहीं गया। गया। ओके। तो तो अभी अभी जैसे क्लासेस क्लासेस शुरू शुरू होने होने से से पहले पहले टाइम टाइम है, है। तो हम्म। तो इसमें इसमें तो तो मेरे मेरे टॉपिक्स टॉपिक्स अभी अभी भी भी आई आई फील फील कि फाउंडेशन फाउंडेशन में में वीक वीक रह रह गए, गए, तो तो हम्म। उनको उनको दोबारा दोबारा पॉलिश पॉलिश करूं। करूं। एंड एंड ऑल्सो ऑल्सो अकाउंट्स अकाउंट्स मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा डर डर लगता लगता है है जब जब भी भी अकाउंट्स की अकाउंट्स की बात बात होती है। होती है। तो तो जैसे जैसे हम हम यहाँ यहाँ पे पे क्लासेस क्लासेस है, यहाँ पे आप आप बेसिक्स बेसिक्स भी भी पूरे पूरे कवर कवर करवाओगे। करवाओगे। ये हर्षिका, आपका बहुत ही जेन्युइन डाउट है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है जिनका मई में पेपर है, उन्होंने उन्होंने मेडिकल से +1 +2 करी, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन में मेडिकल में करी, अब वो अकाउंट्स वो सीए इंटर दे रहे हैं May 26 में। तो ऐसा होता है कि उन्होंने भी मेरे से सेम पूछा था कि सर क्या मैं, अब उनको देखो +1 +2 का तो थोड़ा सा वो पढ़ के आए थे, उन्होंने आरएमएस से ही थोड़ा सा +1 +2 का पढ़ लिया था, यहाँ पे जो +1 +2 के टीचर हैं, फिर वो सीधा इंटर में आ गए थे क्योंकि डायरेक्ट एंट्री रूट बन जाता था उनका भी। तो उनको इतना मतलब, मैं हमेशा क्लास में ये ट्राई करता हूँ कि आपको ये पता हो कि अगर ये एंट्री डल रही है तो क्यों एंट्री डल रही है। अगर आप किसी चीज को डेबिट कर रहे हो तो क्यों डेबिट कर रहे हो, आप उसको क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे। तो मैं तो हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मैं इस लेवल से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना शुरू करूँ, कि आपको अगर आप किसी चीज को डेबिट कर रहे हो तो क्यों, क्रेडिट कर रहे हो तो क्यों, आप एंट्री क्यों डाल रहे हो, आप एंट्री अगर आपको कंपाउंड एंट्री डालनी है तो क्यों डालनी है, सिंगल सिंगल एंट्री डाल के क्यों नहीं हो सकता। तो मैं तो हमेशा क्लास में यही ट्राई करता हूँ कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊं। तो इसी वजह से क्या होता है कि अभी मेरे को कुछ ऐसा फीडबैक भी आया था कि सर जो हमको चीज +1 +2 में नहीं समझ में आई, जो ट्रेडिंग अकाउंट, वो हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि अच्छा हम इसलिए वहां पे करते थे। तो जो आपका अकाउंट्स का फियर है तो आप उसमें बिल्कुल आप मतलब संतुष्ट हो सकते हो फ्रॉम इंटर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका इंटर में जो भी आपका जो बैकलॉग क्रिएट हुआ होगा +1 +2 की वजह से, जो भी आपका क्रिएट हुआ होगा वो सारा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा, एक तो थोड़ा हम बेसिक से पढ़ते हैं क्लास में, प्लस इंटर में क्या है कि अकाउंट थोड़ा लंबा अकाउंट्स हो जाता है, जैसे 2-2.5 मंथ्स आपका अकाउंट चलता रहता है, 2.5 to 3 भी चला जाता है।
तो उसमें क्या हो जाता है कि आप 3 महीने अकाउंट्स में डूब ही रहे हो, आप उसमें बिल्कुल डुबकियां लगा रहे हो अकाउंट्स में, तो आपका बिल्कुल सारा कुछ पॉलिश हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आपको कुछ पॉलिश करने की जरूरत है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं, आपको कुछ पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई एक आधा चैप्टर आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है अकाउंट्स का। उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से लग सकता है कि आपको थोड़ा सा उसमें, अगर आप कह रहे हो कि आपको थोड़ा सा इशू हुआ था अकाउंट्स में, तो आपको थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। एक्स्ट्रा एफर्ट किस में लगाना है? उसी चैप्टर में। अगर आपको एक क्वेश्चन में इशू आया क्लास में हमने किया, घर जाके उसको दोबारा करो, फिर उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता जो क्वेश्चन आपके बुक में है, क्वेश्चन बैंक में है, उसको सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है, एक तो आपका इंटर का अकाउंट्स बिल्कुल सही चल रहा है, उसके आपकी प्रैक्टिस हो रही है, प्लस जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जो आपके फंडामेंटली डाउट है। तो अगर आपको कुछ ऐसा इशू होगा भी, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि 2-3 चैप्टर्स मेरे को पता है कि जो भी यहाँ पर इशू आ सकता है आपको, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे तो हम बिल्कुल रेंग रेंग के चलते हैं, जैसे अमेलगामेशन है, कंसोलिडेशन है। तो ये सारे चैप्टर्स को हम बिल्कुल रेंग, हम चलते भी नहीं है उसमें क्लास में, हम बिल्कुल रेंग ही रेंग के चलते हैं। तो वैसे तो क्लास में इशू आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उसकी हमको थोड़ी सी उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, उसी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, रेदर देन कि मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि आप +1 की कोई बुक उठा के एंट्रियां डालनी शुरू कर दो। आपको इंटर की ही बुक की बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप बार बार उसको करोगे तो आप उसको टैकल कर पाओगे इजीली। ठीक है ठीक है सर, ये सर, ये मुझे मुझे समझ समझ लगी। लगी। एक एक थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ आउट ऑफ डाउट है डाउट है मेरा। मेरा। मैं मैं कुछ कुछ समय अब थोड़ा मतलब ये सेशन लीव करने लगी हूँ, ओके। तो इसकी मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी लास्ट 1 आवर की कहीं पे? यस यस, मिल जाएगी। यस यस, आप गीतांजलि मैम से कांटेक्ट कर लेना, मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, नो वरीज। किसी और को कोई डाउट है? अर्श, जशन, अनमोल, अरुण, भरत, दीपेंद्र, दिशा, गरिमा, हर्ष, हिमांशी, जय, कोमल, लशिता, मनवीर, नवजोत, रिया, सगुन, सक्षम, समीक्षा, SG, सुखचैन एंड वृंदा। प्लीज बताओ, आपको कोई डाउट है इसमें? सॉरी अगर मैं किसी की प्रोनाउंसिएशन ले रहा हूँ गलत तो, और स्लो स्लो भी ले रहा हूँ, क्योंकि क्लास में तो क्या है कि वो बार बार बोल के नाम याद हो जाते हैं। ओके। तो अभी क्या है कि जो आपका आपका जो January 27 वाला बैच है, वो आपका आई थिंक इन अ डे और 2 शुरू होने वाला है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें अपना फर्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे जी? हम जो फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो वाला होगा जी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। ये वाला हम आपका टॉपिक शुरू करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। ये आपके एग्जाम में 14 to 18 मार्क्स का पूछा जाता है। जो मैंने आपको कहा ना, क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको यहाँ से भी पूछा जाता है। तो ये 14 to 18 मार्क्स का आपके उसमें पूछा जाता है। तो इसका अपन 5-7 मिनट इसका थोड़ा सा अपन ओवरव्यू ले लेते हैं जी, आपका जो मेरा फाइनेंशियल स्क्रीन शेयर स्टेटमेंट। ऑन है। सॉरी, स्क्रीन शेयर ऑन है। स्क्रीन शेयर, यस। स्क्रीन शेयर बंद हो गई थी क्या बीच में? अब ठीक है, अब शो हो रही है स्क्रीन। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, शो। शो रही है। ओके जी। तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी है, तो ये 14 to 18 मार्क्स का आपको पूछा जाता है जी। ठीक है जी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है। इसका अपन एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी होता क्या है। मेरे को एक बात बताओ, क्या आप लोगों के स्कूल में एक मार्च के मंथ में एक PTM होती थी जी, पेरेंट टीचर मीटिंग? क्या आप लोग उस PTM में जाते थे घर वालों के साथ, जहां पे आपको डर होता था कि भाई पढ़ना जाए घर आके? बताओ। क्या आपकी मार्च के महीने में एक लास्ट PTM होती थी, जहां पे आपको आपका स्कोर कार्ड मिलता था पूरे साल का, कि आपने पूरे साल में क्या क्या, किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लिए आपने, और क्या क्या किया आपने, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी थी या नहीं करी थी? क्या आपको मार्च में वो वाला स्कोर कार्ड मिलता था आपको या नहीं मिलता था? मेरे को ये बात बताओ, सारे बताओ। जशन, अरुण, भरत, दीपेंद्र, दिशा, गरिमा, हर्ष, हिमांशी, जय, कोमल, नवजोत, रिया,
शगुन, सगुन, सक्षम, समीक्षा, एसजी, सुखचैन एंड वृंदा। मिलता था, बिल्कुल मिलता था। तो उसमें आपको क्या लिखा जाता था, उस जो मार्च की पीटीएम में जो आपको स्कोर कार्ड मिलता था, उस स्कोर कार्ड में आपके बारे में क्या लिखा जाता था कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, आपके कितने मार्क्स थे ड्यूरिंग द ईयर, फुल ईयर के बारे में आपको बताया जाता था। यार इस बच्चे ने पूरे साल में जो आपके मई में एग्जाम हुए थे, सितंबर में हुए थे, फिर दिसंबर में हुए, फिर मार्च में हुए, ये सारों का बताया जाता था। प्लस आपकी क्वालिटीज के बारे में भी डिस्कस किया जाता था। जैसे मेरे रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाता था कि ही इज वेरी हेल्पफुल, ही इज वेरी नाइस, ही इज सॉफ्ट स्पोकन। तो मेरे को खुद नहीं समझ में आता था कि ये कैसे बोल रहे हैं इतनी सारी चीजें, मेरे को तो कल ही रेड कार्ड इशू होने से बचा था, तो हाउ आर दे सेइंग कि ही इज अ सॉफ्ट स्पोकन। बट चलो ठीक है। तो वो जो स्कोर कार्ड आपको दिया जाता था, वो आपका एज अ स्टूडेंट स्कोर कार्ड बताता था कि पूरे साल में आपने क्या क्या किया। ठीक है जी। वैसे ही अगर मैं कंपनी की बात करूं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस को भी अपन हर साल के एंड में पूछते हैं कि हाँ जी भैया तुमने पूरे साल में क्या किया, तुम्हारे पूरे साल परफॉर्मेंस क्या थी, तुमने पूरे साल में क्या कमाया, क्या गवाया। तो ये सारी चीजें हम रिलायंस को पूछते हैं, तो रिलायंस हमको क्या देता है, रिलायंस हमको उसका जो कंपनी का स्कोर कार्ड होता है, नहीं उसको बोल दिया जाता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी का स्कोर कार्ड है, कंपनी का स्कोर कार्ड क्या हो सकता है, हम एज अ स्टूडेंट हमारा स्कोर हमारा क्या है, हमारा स्कोर कार्ड में क्या होगा, हमारे मार्क्स होंगे कि भाई इसने कितने मार्क्स लिए। अब कंपनी के स्कोर कार्ड में क्या होगा कि भैया इसने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। एज अ स्टूडेंट हमारा दायित्व क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मार्क्स लेना, अच्छे मार्क्स लेना। तो एज अ कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको प्रॉफिट ले कमाना है, उसको अगर लॉस हुआ है, अगर वो हुआ है तो वो बताना। तो वही चीज है कि कंपनी का जो स्कोर कार्ड होता है उसको बोल दिया जाता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा, अब मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा कि कंपनी हमने शुरू ही क्यों की थी, प्रॉफिट एंड लॉस कमाने के लिए शुरू करी थी कंपनी। तो आप उस स्कोर कार्ड में सबसे पहले क्या बताओगे कि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया है उस कंपनी ने। आप वो चीज बताओगे कि भाई क्या उसने प्रॉफिट कमाया है या उसने लॉस कमाया है, तो आप उस चीज का वेरवा दोगे। ठीक है जी। प्लस आप ये भी बताओगे कि यार उस कंपनी के पास एसेट्स कितने थे, उस कंपनी के पास लाइबिलिटीज कितनी थी। तो जब आप ये चीज उनको बताओगे कि यार जो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस कमा रही है वो कैसे कमा रही है, एक कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, क्योंकि उसके पास एसेट्स ज्यादा है, उसके एसेट बहुत अच्छे हैं, लाइबिलिटीज कम है, तो वो प्रॉफिट अच्छा कमा लेती है। तो उस चीज का वेरवा आप किस में दोगे जी, अपनी बैलेंस शीट में दोगे कि यार कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं और इतनी लाइबिलिटीज हैं, कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है और इतना लॉस कमा रही है। वो सारी चीजें आप यहां पर दे दोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, कब हमने ये बात करी कि कंपनी प्रॉफिट प्रॉफिट कमाने के लिए ही इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे एमए ही है, एमए लिमिटेड ने सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर में एमए लिमिटेड ने 10,000 के गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे उसने सामान बेच दिया। ठीक है जी। अब उसने जो सामान बेचा, दीज गुड्स कॉस्टेड एमए लिमिटेड ₹40,000 एट ईयर एंडेड। एमए लिमिटेड ने 10,000 के गुड्स बेचे उधार पे, उसको पैसा नहीं आया अभी तक। जो ये गुड्स उसने 10,000, ओ सॉरी यहाँ पे 4,000 आएगा, जो उसने ये जो गुड्स 10,000 के बेचे, ये उसने खरीदे थे 4,000 रुपए के। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या उसने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है इस ट्रांजेक्शन में, मेरे को एक बात बताओ, क्या उसने इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। 10,000 के गुड्स बेच दिए, वो जो गुड्स उसने बेचे वो 4,000 के उसको पड़े थे, क्या इसमें प्रॉफिट है या लॉस है इस ट्रांजेक्शन में, बताओ एवरीवन प्लीज। प्रॉफिट आ रहा है, कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है दीपिंदर।
6,000 का प्रॉफिट है, 6K का प्रॉफिट है, बिल्कुल 6K का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है जी। अब यहां पर आपने कहा कि वो प्रॉफिट कमा रहा है 6K, 6,000 का। अगर मैं इसकी नेट प्रॉफिट की रेशो देखूं, तो इसकी नेट प्रॉफिट की रेशो कितनी आ रही है, 6,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% वो प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसका जन्म किस लिए हुआ था, प्रॉफिट कमाने के लिए ही हुआ था, और वो प्रॉफिट कमा भी रही है कंपनी, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही बात है ये तो। बट मेरे को एक बात बताओ, उसने जो सामान बेचा था क्या वो क्रेडिट पर बेचा था? साल खत्म हो गया, उसने जो सामान बेचा था उसके अभी तक पैसे नहीं आए। बैलेंस शीट P&L उसको दिखा रहा है 6,000 का प्रॉफिट कमाया है, 60% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत बढ़िया माना जाता है इंडस्ट्री में, मजा आ गया। बट क्या उसके गल्ले में पैसे हैं? गल्ले का मतलब क्या होता है, जो दुकान में जिसमें वो लोग पैसे रखते हैं, क्या उसकी जेब में पैसे हैं एमए लिमिटेड की? क्या 1 रुपया भी है? उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि वो क्रेडिट पर आया है सामान। क्रेडिट पर आया है ना सामान, क्रेडिट पर बेचा गया ना सामान, तो उसकी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। अब P&L तो प्रॉफिट दिखा रहा है 60%, जेब में 1 रुपया भी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक कंपनी की पूरी पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता। देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस ने प्रॉफिट बता दिया या लॉस बता दिया, बैलेंस शीट ने एसेट लाइबिलिटी बता दी। अब ये बहुत अच्छा था, प्रॉफिट मजा आ गया, लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी थी कि भाई एसेट में 10,000 रुपया खड़ा हुआ है डेटर्स के नाम पे, जेब में पैसा है नहीं। तो क्या ये बहुत अच्छी सिचुएशन है क्या कंपनी के लिए? तुम जितना मर्जी प्रॉफिट कमा लो, एक चीज ध्यान रखना, कैश इज द किंग। जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है, जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो अच्छी बात है, बट आपकी जेब में पैसा होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये 10,000 का 10,000 कल को बैड हो गया, फिर तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारा तो प्रॉफिट धरा का धरा रह गया, 60% तो वहीं पे ही रह गया। तो इसीलिए अगर आपको कंपनी का एक स्कोर कार्ड देखना है, तो वो तभी इसकी कंप्लीट होगा, स्कोर कार्ड उसका देखना, कि जब आप पूरी पिक्चर एक कंपनी की देखना चाहते हो, तो वो तभी पूरी होगी जब आप बैलेंस शीट और P&L के साथ साथ ये भी देखोगे कि भाई उस कंपनी में कैश फ्लो कितना है, कि भाई उस कंपनी में कैश आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या तुम सिर्फ और सिर्फ सेल ही करी जा रहे हो। क्या वो जो तुम सेल कर रहे हो, क्या वो कैश में कन्वर्ट भी हो रही है सेल, या नहीं कन्वर्ट हो रही? जब तक आप ये चीज भी नहीं बताओगे अपने स्कोर कार्ड में, तब तक तुम्हारा स्कोर कार्ड इनकम्प्लीट रह जाएगा, जिसकी वजह से तुम फुल पिक्चर कंपनी की प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो ये रीजन है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरमीडिएट में बात करेंगे, तो उसका मतलब होगा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट, और नोट्स टू अकाउंट जो कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। इन ये तीन आपकी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। और जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, ये एज पर कंपनीज एक्ट प्रिपेयर होते हैं। कौन सा सेक्शन लगता है? एएस लगते हैं, हमने पढ़ा, हम एएस पढ़ेंगे। तो ये एज पर एएस इसको बनाया जाता है। ये तो है एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना क्यों बनाते हैं। जैसे कि आपको एक स्कोर कार्ड मिलता था पेटीएम पे, वैसे ही ईयर एंड पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। ठीक है जी। यहां तक कोई इशू है आपको? एनीवन, कोई इशू है यहां तक आपको? अरुण, अरुण, भरत, दीपिंदर, दिशा, हर्ष, हिमांशी, जय, कोमल, नवजोत, रिया, सगुन, सक्षम, समीक्षा, सैमसंग SM A256E, सुखचैन एंड वृंदा। क्या यहाँ तक कोई इशू है किसी को? कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो अभी क्या है कि एक्चुअली टाइम कंप्लीट हो गया, नहीं तो अपन इसको और आगे तक एक्सटेंड करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी अपन चैप्टर शुरू करेंगे, वो इन अ डे और टू आपको बता देंगे कि किस दिन से अपन शुरू करेंगे, तो अपन वहां से अपन दोबारा से इसको शुरू करके फिर वहां कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है आपको आज के सेशन के लिए, इंटर के रिलेटेड कोई डाउट है आपको, प्लीज मेरे को बताओ। एनीवन, एनी डाउट?
एक्सक्यूज मी सर। यस। सर डाउट ये है कि ग्रुप 1 करें, ग्रुप 2 करें या दोनों करें, कैसे सिलेक्ट करें? देखो हिमांशी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो कि जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है ना, तो फिर काफी फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या आप अपने जो क्लासेस चल रही हैं, क्या आप उनके साथ साथ अपनी रिवीजन कर पा रहे हो? क्या आपका कोई बैकलॉग तो नहीं हो गया? देखो आप अभी जिस लेवल पर हो, आपको बोथ ग्रुप्स ही टारगेट करने हैं अपने जैन 27 के लिए। जैन 27 में बोथ ग्रुप्स क्लियर करो। अभी आपका ये टारगेट होना चाहिए। जब जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब आपको ये देखना है कि क्या मैं टैकल कर पा रही हूँ दो सारे सब्जेक्ट्स जो चल पा रहे हैं। ये वहां पे आपको डिसीजन लेना है। बाकी आपका अगर ग्रुप 1 करना है, फर्स्ट अगर आपको ग्रुप 1 करना है तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करना है, बोथ ग्रुप्स को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, ये आपको मोर एनी मैम नेक्स्ट सेशन में बताएंगी। बट अगर मैं पर्सनली आपको बात करूं, जिस लेवल पर जिस स्टेज पर आज हम खड़े हैं, आपका जैन 27 में एग्जाम है और हम फेब में खड़े हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 मंथ्स अभी आपके पास है। तो आपको बोथ ग्रुप्स ही टारगेट करने हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आप इस लेवल पर हो कि आप तो जरूर जरूर कि बोथ ग्रुप्स जाना है, कि आप फर्स्ट एक ही शॉट में आप इंटर निकालो, आर्टिकलशिप करो, इंडस्ट्रियल करो और फाइनल करो। क्योंकि देखो फाइनल में क्या हो जाता है, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो ये चीज मैटर कर जाती है कि बच्चे ने दोनों ग्रुप दिए हैं कि सिंगल सिंगल करके निकाला है। तो अगर आप इंटर जब आप आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल करोगे ना, तो आपको फील होगा कि यार आई थिंक आई शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स इन सीए फाइनल। तो अगर आप इंटर में ही बोथ ग्रुप्स दे दोगे ना, तो आपको एक माइंडसेट पता पता लगेगा कि यार कि आपको वो जो 12-13 दिन होंगे ना एग्जाम्स के, तो आपको कैसे टैकल करना है। क्योंकि सारी पढ़ाई, इस 11 महीने की पढ़ाई एक तरफ, और इस 11 महीने में जो आपने पढ़ा है वो आपको वो 11 दिनों में पढ़ना है। तो वो जो एक आपका माइंडसेट, आपकी एक रूटीन, आपका एक शेड्यूल होगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा सीए फाइनल में। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ। हाँ, अगर आपको बीच में कुछ इश्यू आता है तो ऑब्वियसली हम हैं, एनी मैम है, तो बाकी सारी डिफिकल्टीज हैं, तो आपको हमेशा वो चीज आपको हेल्प करेगी। बट ऑलवेज योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी बोथ ग्रुप्स। सिंगल सिंगल ग्रुप आप एट द एंड जाके सोच सकते हो कि यार मेरे को सिंगल दे दूं, क्योंकि देखो पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, बट क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बहुत, मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ पर्सनल, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, ये सारे इश्यूज आपको आ सकते हैं इस स्टेज पे। ठीक है, तो आपको उन चीजों को भी टैकल करते हुए ये चीज को क्रॉस करना होता है। तो आपको अगर कुछ बहुत ज्यादा फैक्टर हैवी हो रहा है तो आप सिंगल सिंगल देके करो। बट हाँ, अगर कुछ ऐसा फैक्टर नहीं है तो आपको हमेशा बोथ ग्रुप्स जाने चाहिए, अगर आपके पास 11 महीने हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके। एनीवन, एनीवन, एनी डाउट? सर अभी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर रिजल्ट तक वेट करें? देखो अभी आपको अरुण, अभी स्टार्ट कर लोगे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप अभी से, क्योंकि अभी मैं अगर सितंबर वालों की बात करूँ ना, तो उन्होंने अभी से स्टार्ट कर लिया था, तो उनका क्या है कि बहुत अच्छा रिदम बन चुका है। जो सितंबर 2016 का एग्जाम है ना, तो आप ये लगा लो कि दे विल गेट अराउंड 2.5 to 3 months फॉर सेल्फ स्टडी। आपको 3 मंथ्स मिल रहे हैं 6 सब्जेक्ट करने के लिए। तो अगर आपको 6 सब्जेक्ट करने के लिए 3 महीने मिल रहे हैं, तो देर इज नो रीजन कि आप बोथ ग्रुप्स नहीं दे पाओगे या फिर आप रैंक अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अभी से, अगर आपका प्लान बन रहा है, तो आपको जरूर अभी से स्टार्ट कर लेना चाहिए। देर इज ऑलवेज एन एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है अरुण, मिस्टर अरुण जिंदल। ओके, ठीक है जी। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज रीच आउट टू गीतांजलि मैम। अगर आपको मेरे से कोई डाउट है तो आप उनसे रीच आउट करके आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अभी आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद एनी मैम आएंगे आपको आगे की चीजें, आगे का सेशन लेने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।